हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों फाइनली मैं फिर उन बच्चों की सेवा में हाजिर हूँ जो बच्चे एएमयू बीटेक और एएमयू बीएससी की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं। उन लोगों के लिए मैं अपने इसी चैनल पर बहुत ही मैग्नीफाइड कंटेंट लेके आऊँगा। कुछ ऐसी वीडियोस दूंगा मैं उन बच्चों को जो उनके पेपर में डायरेक्ट उन बच्चों की हेल्प करे जिन टॉपिकों से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और देखो दोस्तों, वो बच्चे जिनका सपना है यार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, उन लोगों को अगर कहीं पर भी कोई भी होप नहीं है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन यहाँ पे बैठा हूँ। अगर आपने आज भी अगर अपनी बेटा प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और स्टिल अभी भी आप एएमयू बीटेक में इंटरेस्टेड हो या एएमयू बीएससी में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोगों को ये हमारा बैच ज्वाइन जरूर करना चाहिए, जो हमने अभी अभी रिसेंटली अपना न्यू बैच स्टार्ट किया है। जो भी क्लासेस बेटा आप लोगों की निकल चुके हैं, सारी क्लासेस हमारे पास में रिकॉर्डेड है अपने ऐप में। उसमें मैं आप लोगों को ऐप का लिंक दे दूंगा, आप जहाँ से मांगे सारी की सारी क्लासेस क्या कर लेना, एक्सेस कर लेना। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो बच्चे जिनका सपना था यार एएमयू बीटेक एएमयू बीएससी में पढ़ने का और वो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाए, इस वजह से अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन बैठा हूँ, बहुत ही कम नॉमिनल फी में मैं और मेरी टीम बेटा आप लोगों को पढ़ाएगी। और ऐसा पढ़ाएगी कि आप जिस भी सपने को लेके हमारे पास में आए हो, बीटेक का सपना लेके आए हो तो आपका बीटेक में बेटा एडमिशन होगा। अगर आप बीएससी का सपना लेके आए हो एएमयू का, तो एएमयू के बीएससी में आप लोगों का एडमिशन होगा। मैं इस साल बेटा बहुत ज्यादा कंटेंट वाइज वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा मैग्नीफाइड कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप उसके बाद भी अगर बेटा ये चाहते हो कि एक कोई आदमी हमको कंप्लीट गाइड करके प्रिपरेशन कराए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, जहां पे जाके आप क्या कर देना, फॉर्म फिलअप कर देना। वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है बेटा आपसे, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे जाके फिलअप कर देना। मैं करूँगा या मेरी टीम का कोई मेंबर आप लोगों से कांटेक्ट करेगा और आपको कंप्लीट गाइड करेगा कि आपको हमारा एक बैच ज्वाइन कैसे करना है। आज की वीडियो बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की। ऐसा देखा गया रिसेंटली ईयर में, ऐसा देखा गया कि बेटा अगर आप पेपर को एनालाइज करो तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक से टपक जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का बेटा हमारा टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट या सिंपल थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। देखो दोस्तों होता क्या है कि अगर आप लोगों के पास में कोई भी कंपाउंड है ए, अगर आप ये चेक करना चाहते हो, आपने क्या किया, इस कंपाउंड को हीट करना स्टार्ट किया। जब भी आप कंपाउंड ए को हीट करोगे तो बेटा कुछ ही टाइम बाद ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका डिकम्पोज हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका बेटा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सपोज करो इस ए कंपाउंड ने डिकम्पोज होने में जो बेटा टाइम लिया, वो टाइम लिया आपका 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट का टाइम लिया। ऐसे ही आपने एक और कंपाउंड उठाया बी और उसको भी बेटा आपने क्या करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया। आपने देखा ये भी कंपाउंड डिकम्पोज हो गया, हीट किया, ये भी डिकम्पोज हो गया, पर बेटा इसको डिकम्पोज होने में लगे 30 मिनट। तो मैंने आपसे कहा कि थर्मली ए और बी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कि कंपाउंड ए ज्यादा स्टेबल है या कंपाउंड बी ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चे ने कहा भैया इसको डिकम्पोज होने में ज्यादा टाइम लगा, इसने हीट को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सस्टेन किया, अपनी इनिशियल फॉर्म को बरकरार रखा बेटा। इसने हीट में हीट सप्लाई करी, ये अपनी इनिशियल फॉर्म को ब्रेक होने में, डिकम्पोज होने में ज्यादा टाइम लिया। इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा इस कंपाउंड से तो ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं आपसे टीएस इन शॉर्ट थर्मल स्टेबिलिटी का अगर मैं बेटा आपसे ऑर्डर पूछता तो आप कहते भैया बी ज्यादा थर्मली स्टेबल है एज कंपेयर टू ए, कि अगर आप भैया ए से कंपैरिजन करो तो बी हमारा ज्यादा थर्मली स्टेबल है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको कोई प्रैक्टिकल डाटा वाले क्वेश्चन नहीं आते कि भाई मैं इसको 373 केल्विन पे रख रहा हूँ या मैं इसको 873 केल्विन पे रख रहा हूँ। ऐसे डाटा वाइज क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो आपको कोई डाटा याद नहीं करना, टेम्परेचर का कितना हीट कर रहा हूं मैं इसे, जिससे कंपाउंड क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। आपको कुछ इनऑर्गेनिक के ही कुछ मेथड्स का यूज करके 4-4, 5-5 कंपाउंड दे देगा, आपको उनमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है। अब देखो मेरा टॉपिक का नाम है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। आज मैं सारे के सारे कंपाउंड्स की क्या करूंगा, थर्मल स्टेबिलिटी बताऊंगा। अब देखो बेटा, जैसे ही मैं सारे के सारे कंपाउंड्स की आप लोगों से थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूंगा, तो यार एक चीज तो कंफर्म है कि मैं टॉपिक को कुछ इस तरीके से स्टार्ट नहीं करूंगा। टॉपिक स्टार्ट होगा मेरा इस तरीके से कि मुझे थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है कंपाउंड की।
आज का मेरा टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी का सेंस क्या है, कि कौन कंपाउंड कितना ज्यादा हीट को क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है किसकी, कंपाउंड की। मैंने आपसे कहा कि हमने अब तक जो कंपाउंड पढ़े वो यार दो ही वैरायटी के पढ़े, या तो कंपाउंड मेरा कोवैलेंट होगा, समझ रहे हो आप लोग, या तो कंपाउंड मेरा कोवैलेंट होगा, या बेटा मेरा कंपाउंड कैसा होगा, या फिर मेरा कंपाउंड आयोनिक होगा, या फिर मेरा कंपाउंड कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। या तो कंपाउंड मेरा कोवैलेंट होगा या कंपाउंड मेरा आयोनिक होगा। कोवैलेंट कंपाउंड आपको दे दिया, आप कैसे जज करोगे कि भैया ये कंपाउंड मेरा कोवैलेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट है, तो आप लोगों को पता है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाया है, वो कंपाउंड बेटा जो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलते बनते हैं। जो भी कंपाउंड बना है अगर उसमें नॉन मेटल ही नॉन मेटल है तो आप समझ जाना वो कंपाउंड आपका बेटा कोवैलेंट है। जो कंपाउंड आपका है अगर वो मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलकर बना है तो वो कंपाउंड बेटा आपका आयोनिक है। अब आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ ही रखा होगा कि कौन कौन से एलिमेंट आपके नॉन मेटल हैं, कौन कौन से एलिमेंट आपके मेटल हैं और कौन कौन से एलिमेंट आपके मेटलॉइड हैं। इतनी अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से जज कर सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर सारे नॉन मेटल हैं तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड के अंदर मेटल प्लस नॉन मेटल हैं तो ये कंपाउंड बेटा आपका कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है। अब सुनो, अगर आपसे कोई ये कह दे कि कोवैलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कैसे जज करोगे आप थर्मल स्टेबिलिटी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर, तो इन्होंने कहा कि आप थर्मल स्टेबिलिटी T.S इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं थर्मल स्टेबिलिटी को, कि अगर आप कोवैलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। कि जो भी कोवैलेंट कंपाउंड है जिसको तोड़ने में उसके बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा उतनी ही ज्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ रखा है कि कोवैलेंट कंपाउंड में अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी जज करनी है तो आप बॉन्ड एनर्जी से जज करोगे, बीई इन शॉर्ट बॉन्ड एनर्जी। बीई इन शॉर्ट बॉन्ड एनर्जी। अगर आप कोवैलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी बताना चाहते हो तो आप बॉन्ड एनर्जी से जाओगे, जिस कंपाउंड में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड में सिंपल ए और बी कोई कोवैलेंट कंपाउंड का कंपाउंड है, ए और बी जो क्या है कोवैलेंट कंपाउंड है, हो सकता है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है कोई दूसरा कंपाउंड है सी और डी उसके बीच में डबल बॉन्ड है, हो सकता है कोई तीसरा कंपाउंड है ई और एफ बेटा इसके बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं आपसे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछूं तो देखो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी E1, डबल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी बेटा E2 और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में बेटा जितनी एनर्जी लगेगी E3। एक चीज तो कंफर्म है कि बेटा E3 की वैल्यू ज्यादा आएगी, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी, फिर डबल बॉन्ड को और फिर सिंगल बॉन्ड को। ये एनर्जी ही बेटा क्या है, यही तो है आपकी बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड को तोड़ना है उसकी क्या एनर्जी। अब देखो आप लोग, अगर आपको बॉन्ड एनर्जी, अगर आपसे कहता थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ तो वो कंपाउंड जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है वो ज्यादा थर्मली स्टेबल है, वो कंपाउंड जो डबल बॉन्ड है वो भी थर्मली स्टेबल है पर ट्रिपल बॉन्ड से कम है, और सिंगल बॉन्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों से कम है बेटा, ठीक है नहीं। तो ये आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जज कर सकते हो। और सुनो, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें हर कंपाउंड में सिंगल सिंगल ही बॉन्ड हैं, अगर आपको ऐसे कंपाउंड दे दिए जाए जिनमें सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं तो सिंगल बॉन्ड में भी फिर आपको जज करना पड़ेगा कि ये ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर दूसरा कंपाउंड दे दिया सीओडी, इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है और आपसे कहेगा कि अब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे करेंगे। देखो, ये जो दो एलिमेंट है ना आपके ए और बी जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। साइज अप्रोक्सीमेटली बेटा क्या होना चाहिए, सेम। अगर अप्रोक्सीमेटली साइज सेम है अगर इन दोनों का, तो इन जो अगर दो सिमिलर साइज के एलिमेंट जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग बड़ी परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है, जिस वजह से जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू वो दो एलिमेंट जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में साइज का डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है नहीं। सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल से और अच्छा क्लियर करूंगा। जो ए और बी आपस में मिलकर बेटा सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं उनका साइज अगर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है
तो उनका सिंगल बॉन्ड एक इफेक्टिव सिंगल बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी सिंगल बॉन्ड है, पर इसमें सी और डी जो एलिमेंट है अगर वो कुछ इस तरह से है, उनमें साइज का डिफरेंस बेटा जाता है, तो उनका जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो एक वीक सिंगल बॉन्ड होगा। बाकी और डेप्थ एनालिसिस मैं आपको ढेर सारी इलस्ट्रेशन कराऊंगा, क्वेश्चनों के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि बॉन्ड एनर्जी को आपको जज कैसे करना है। पर एक चीज यहां तक आपकी कंफर्म है कि अगर कोवेलेंट कंपाउंडर थर्मल स्टेबिलिटी अगर आप लोगों से पूछ रहा है तो आप थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी से जज करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका आयोनिक कंपाउंड बेटा। आपसे कहा कि अगर आप आयोनिक कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो आपको दो पार्ट में जाना पड़ेगा। कितने पार्ट में जाना पड़ेगा बेटा? दो पार्ट में जाना पड़ेगा। आपको पहले पार्ट में पढ़ना है मोनो अटोमिक कैटाइन और एनाइन, कि आपका ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें बेटा मोनो अटोमिक कैटाइन और एनाइन हो, कि वो आयनिक कंपाउंड जिसमें एक ही कैटाइन हो और बेटा एक ही एनाइन हो। फॉर एग्जांपल NaCl, एक कैटाइन एक एनाइन, KCl, RbCl, ये सारे के सारे वो आयनिक कंपाउंड हैं बेटा एटसेट्रा जिनमें एक ही कैटाइन है और एक ही एनाइन है। ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक ही कैटाइन हो और एक ही एनाइन हो, उस आयनिक कंपाउंड में अगर आपसे कोई ये कहे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप थर्मल स्टेबिलिटी उसकी जज करोगे किससे बेटा? लैटिस एनर्जी से। उस आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं बेटा, लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज बाई साइज। लैटिस एनर्जी आपका क्या होता है? सिंपल चार्ज बाई साइज, कि जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, जिसका साइज कम उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, क्योंकि साइज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलिस्ट्रेशन से बताऊंगा आप लोगों को डेप्थ में। LE इन शॉर्ट लैटिस एनर्जी, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। लैटिस एनर्जी, अगर बेटा आपका आयनिक कंपाउंड मोनो अटोमिक कैटाइन और मोनो अटोमिक एनाइन नहीं है, इसके अलावा अगर वो पॉली अटोमिक है बेटा, इन केस वो आयनिक कंपाउंड बेटा आपका अगर पॉली अटोमिक है, कैसा है? पॉली अटोमिक, तो आप कैसे जज करोगे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी? एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है आपके जो पॉली एटॉमिक? बहुत सारे एग्जाम्पल यार आप लोगों के पास में। अगर मैं आपसे कहता हूँ MgCl2, तो आप गौर से देख लो, मोनो एटॉमिक कैटाइन है पर एनाइन मोनो एटॉमिक नहीं है। एनाइन आपका कैसा है? डाई एटॉमिक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा जिनमें कैटाइन और एनाइन सिंगल सिंगल ना हो, बस कैसे ना हो आपके? सिंगल सिंगल ना हो, बस उनको जज कर लेना। वो सारे के सारे कंपाउंड बेटा आपके कैसे होंगे? आयोनिक कंपाउंड होंगे। लेकिन आप लोग ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ोगे यही BeCl2 आप लोग पढ़ोगे कोवलेंट होता है। लिथियम के ज्यादातर कंपाउंड कोवलेंट बिहेवियर शो करते हैं, जबकि हम लोग पढ़ते हैं मेटल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बेटा इसी का नाम तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं। लिथियम और बेरिलियम दोनों ऐसे मेटल हैं, इनके ज्यादातर 99% कंपाउंड बेटा कोवलेंट नेचर के देखे जाते हैं। पर आज की डेट में हम एज आयनिक नेचर ही मान के इनकी आज थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी नॉलेज मैं आपको ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर दूंगा। जब मैं आपको डेप्थ में ब्लॉक केमिस्ट्री SPDF पढ़ाऊंगा, तब आपको एक एक चीज रीजन के साथ में बताऊंगा कि क्यों भाई ये सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड देते हैं। आज की डेट में हम मान सकते हैं कि अगर हमारा आयनिक कंपाउंड मोनो एटॉमिक कैटाइन और मोनो एटॉमिक एनाइन है, तो हम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा जज करके लाएंगे लैटिस एनर्जी से। तो वही आयनिक कंपाउंड अगर मेरा पॉली एटॉमिक है, तो बेटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो हम लोग जज करेंगे वो जज करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन से। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, कि भाई जो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर होती है ना, उसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है मेरी क्या? थर्मल स्टेबिलिटी। किसकी? आयनिक कंपाउंड की। कैसे आयनिक कंपाउंड की? पॉली एटॉमिक आयनिक कंपाउंड की। अब ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं जो इस वर्ड से ही अवेयर ना हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। इन शॉर्ट बताता हूँ, बिल्कुल प्योर देसी भाषा में बेटा, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। वो एटम, वो कैटाइनिक एटम बेटा जिस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? डोनेट कर चुका है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है,
तो जो इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, लिख लेना टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, पीपीओसी, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। कि किसी भी एटम की, किसी भी मेटल के कैटाइन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे एक वर्ड से इंट्रोड्यूस किया गया, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। अब आप लोग खुद सोचो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन क्या हो सकती है। आप लोग यहां से समझो कि यही पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज ऑफ कैटाइन। कि चार्ज ऑफ कैटाइन जितना ज्यादा होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज ऑफ कैटाइन। ठीक है, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूं बेटा कि ये आ रहा है या नहीं, आप लोगों का आ रहा है। ये जो आपकी पोलराइजिंग पावर है किसी भी मेटल की, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब मैंने क्या कहा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। आपके सामने क्वेश्चन आया तो कैसे जज करोगे किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? जिस मेटल कैटाइन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, अब जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका, किसी ने 3 डोनेट कर दिए, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आओ, और किसी ने एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तो जाहिर सी बात है जिसने 3 लूज करे वो इलेक्ट्रॉन को फास्ट अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, खींचेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो फास्ट खींचेगा। तो मैंने लिख दिया पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटाइन। कि जो मेटल का कैटाइन है उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। और बेटा आप लोग देखो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला दूसरा फैक्टर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या बैठा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। ये भी तो बेटा इसे खींचेगा। अगर ये इसे खींचेगा, अगर किसी एटम का साइज जितना छोटा होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा पास में होगा। अगर किसी एलिमेंट का साइज बेटा बहुत बड़ा है, आप लोग गौर से देखो, उससे आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बेटा बहुत बढ़ गई, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए मैंने लिखा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन चार्ज ऑफ कैटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और बेटा साइज ऑफ कैटाइन के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये आपका डेप्थ डिटेल कॉन्सेप्ट है क्वेश्चनों को करने के लिए। अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के क्वेश्चन करने हैं तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अगर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड में हम 2 टाइप के कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, या तो कंपाउंड कोवेलेंट होगा या मेरा कंपाउंड आयनिक होगा। अगर बात कोवेलेंट कंपाउंड की है तो थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी से जज करूंगा। अगर बात आयनिक कंपाउंड की है तो बेटा उसे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक मैं कहूंगा मोनोएटॉमिक कैटाइन और मोनोएटॉमिक एनाइन। अगर इसमें मुझे थर्मल स्टेबिलिटी जज करनी है तो मैं लेटिस एनर्जी के थ्रू जाऊंगा। अगर मैं पॉलीएटॉमिक एटम के बीच की अगर बात कर रहा हूं तो थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजिंग पावर से बात करूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है उसकी। ये आपका डेप्थ डिटेल कॉन्सेप्ट है किसका, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का। अब इन सारी की सारी बातों की नॉलेज को हम लोग इलिस्ट्रेशन पे अप्लाई करके सीखेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थ्योरी पढ़ने का मजा कैसा हम लोगों का। अब मैं आपको बहुत सारी ढेरों इलिस्ट्रेशन कराऊंगा जो मेरे दिमाग में प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एमए बीटेक या एमए बीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब मैं आपके सामने बहुत सारी इलिस्ट्रेशन लिखता हूँ और हम लोग उन इलिस्ट्रेशनों को इन्हीं कॉन्सेप्टों के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, अब सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन पे बेस्ड हम सारी की सारी इलिस्ट्रेशन, जितनी भी पॉसिबल इलिस्ट्रेशन हो सकती हैं, सारी की सारी इलिस्ट्रेशन मैंने लिख दी है बेटा। इनको सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो मैंने दिया है। आपको क्या दे दिया, ग्रुप 17 के सारे एसिड दे दिए। मैंने आपको HF दिया, HCl दिया, HBr दिया और HI दिया, और मैंने आपसे कहा कि आप बेटा बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले मैंने कंपाउंड जज किया, मैंने सारे कोवेलेंट कंपाउंड है, सब नॉन मेटल से मिलके बने हैं कोवेलेंट कंपाउंड। मैंने कहा जब भी मैं कोवेलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी बताऊंगा तो बेटा मैं थर्मल स्टेबिलिटी में जाऊंगा किससे भाई, बॉन्ड एनर्जी से। कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। अब मैंने गौर से देखा कि इन सब में तो यार सब में सिंगल बॉन्ड है, H और F में भी सिंगल बॉन्ड है, H और Cl में भी सिंगल बॉन्ड है, H और Br में भी सिंगल बॉन्ड है, HI में भी सिंगल बॉन्ड है। मैंने आपको क्या बताया, इन सब में सिंगल बॉन्ड है, पर कौन सा सिंगल बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसमें बेटा जिन 2 एटमों से मिलकर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जिन 2 एटम के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, वो दोनों के दोनों एटम ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हों, या उन दोनों के साइज का डिफरेंस हो बहुत ज्यादा ना हो। मुझे पता है हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में साइज का जो भी डिफरेंस है वो कम से कम HCl के साइज के डिफरेंस से तो कम ही है, और HCl के बीच में तो साइज का डिफरेंस है वो बेटा HBr से कम है, और HI के साइज से कम किसका है, HBr का है।
इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर मैंने देखा कि सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट रही है, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है तो बेटा क्या थर्मल स्टेबिलिटी भी घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी। तो अगर आपसे कोई थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन जज कर करके सही करके लाओगे बेटा, सारे के सारे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे, खुद ही कराऊंगा, खुद ही इनके एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आप लोगों को कि आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं, ठीक है नहीं। ये क्वेश्चन करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया कि आप सिंपली क्या करो, सबके सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या कर लो बेटा, जज कर लो। आपको बताया कि भैया थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड में जिसमें जाऊंगा वो जाऊंगा बॉन्ड एनर्जी से। और बॉन्ड एनर्जी आपको कैसे देखनी है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ से देखनी है। सब में सिंगल बॉन्ड है पर HF के बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है H कंपेयर टू HCl, क्योंकि HF का जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है बेटा, H और F में जो साइज का डिफरेंस है वो HCl के साइज के डिफरेंस से तो कम ही है, और जितना कम साइज का डिफरेंस होगा मैंने आपसे कहा उतना ही सिंगल बॉन्ड इफेक्टिव सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ सेम सिनेरियो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ, जब मैंने आपको ग्रुप 15 के हाइड्राइड दे दिए। ये सारे के सारे पॉपुलर चीजें हैं बेटा, आप जैसे जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आप जज करके लाओगे कि ये सारे के सारे एसिड्स हैं, हाइड्रा एसिड हैं ग्रुप किसके, 17 के। ये आपके क्या है, हाइड्राइड हैं ग्रुप 15 के। अब ग्रुप 15 के हाइड्राइड में आपसे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा, मैंने गौर से देखा है सारे कंपाउंड कोवेलेंट हैं, इसका मतलब इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो सीधा सीधा बॉन्ड एनर्जी से होगा। अब मुझे सबकी स्ट्रक्चर भी पता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर हैं, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन बेटा इसमें सब सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर हैं। अगर आप pH3 की बात करो तो P और बेटा 3 क्या है इस पे, हाइड्रोजन। मुझे पता है नाइट्रोजन के 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 1 लोन पेयर रह गया, पर मुझे सीधा सीधा पता है कि यार N और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है सब में सिंगल बॉन्ड ही, जो सिंगल बॉन्ड है बेटा वो कम साइज के डिफरेंस वाला सिंगल बॉन्ड है एज कंपेयर टू पीएच। इसका मतलब इसमें भी सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब इसमें भी एसिड को अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछो तो टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की क्या घट रही है, स्ट्रेंथ घट रही है। कॉन्सेप्ट तो आपका यही है। अब आपको मैंने ऐसे ही ग्रुप 16 के हाइड्राइड दे दिए, अगेन सारे के सारे कोवेलेंट हैं। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर की बात करो तो भाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया तो ये तो याद है यार कि 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड ये बनाएगा। ऐसा ही सिलिकॉन भी कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा। पर मुझे पता है कि ये सारे टॉप टू बॉटम जाने पर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन और एटम के बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो बेटा सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, और स्ट्रेंथ घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं आया, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक का बेंजीन, और ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। अब मुझे पता है जो बेंजीन होती है बेटा उसमें होते हैं डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड करते हैं रेजोनेंस के थ्रू। ये कैसे है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। इसका मतलब पूरे के पूरे बेंजीन में क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्पर्स हो जाते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड करेक्टर है हर बॉन्ड पे ड्यू टू रेजोनेंस। इसका मतलब इसमें जो जितने भी बॉन्ड हैं उन सब में डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो डबल बॉन्ड का जो करेक्टर है बॉन्ड में कम से कम सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आपसे क्वेश्चन बेट नंबर 5 पूछा गया बेटा कि N2O2 और F2 में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। भाई नाइट्रोजन की अगर आपको स्ट्रक्चर देखी तो इसके अंदर 3 बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन के अंदर बेटा 2 बॉन्ड हैं, और F2 के अंदर एक ही बॉन्ड है, ठीक है या नहीं। अब आप लोग देखो N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इसमें बॉन्ड एनर्जी टॉप टू बॉटम घट रही है, क्योंकि भाई ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। N2 की सबसे ज्यादा, फिर NO2 की, देन F2 की। और N2 को तो लोग क्या कहते हैं, N2 इज अ इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पर भी तो बेटा N2 जो है इनर्ट बिहेव करती है, ये रिएक्ट नहीं करती किसी से, इसीलिए एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ये भी अवेलेबल है क्या आपकी N2, और ऑक्सीजन तो बेटा अवेलेबल है ही है आपकी। अब मैंने आपको एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रखा आपका ब्लॉक केमिस्ट्री का। मैंने कहा जो आपका फॉस्फोरस होता है ग्रुप 15 में, ऐसा देखा गया कि वो बेटा 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस।
ऐसा देखा गया कि अगर आप इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो तो सबसे ज़्यादा जो थर्मली स्टेबल होता है वो होता है ब्लैक फॉस्फोरस, एंड देन रेड फॉस्फोरस, और एंड देन व्हाइट फॉस्फोरस। इसका मतलब जितने भी हम ग्रुप 15 के अंदर फॉस्फोरस की रिएक्शन पढ़ते हैं सारे का सारा फॉस्फोरस आपका व्हाइट फॉस्फोरस होता है। मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज व्हाट? व्हाइट फॉस्फोरस। जो भी आपका व्हाइट फॉस्फोरस है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई लेस थर्मल स्टेबल है, हल्का सा हीट करो ब्रेक हो जाता है, आसानी से रिएक्शन दे देता है, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो गया? मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। एक पॉपुलर क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए आपके इस पोर्शन में, आपने देखा होगा सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड के क्वेश्चंस थे कि सब में कोवेलेंट कंपाउंड था और मुझे बॉन्ड एनर्जी से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा क्या करनी थी? जज करनी थी। इधर का मैंने राइट हैंड पार्ट सारा का सारा आपका क्या रखा? आयनिक कंपाउंड का रखा। अब आपको इसमें क्या जज करनी है? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना जो भी आपके आयनिक कंपाउंड है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिया सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड ले लिए, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने जैसे ही क्वेश्चन को देखा मुझे पता चला ये मोनो एटॉमिक कैटायन है और मोनो एटॉमिक क्या है? एनायन। ये ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो मोनो एटॉमिक कैटायन है और मोनो एटॉमिक एनायन। और मैंने आप लोगों को बेटा डिटेल में बताया था कि अगर आपका मोनो एटॉमिक कैटायन और मोनो एटॉमिक एनायन हो तो आप जो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी निकाल के लाओगे वो निकाल के लाओगे लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज बाई साइज। आप लोग गौर से देखो क्या चार्ज सब पे सेम है? लिथियम प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Rb प्लस Cl माइनस, Cs प्लस Cl माइनस। मैंने देखा यार एनाइनिक पार्ट तो सबका सेम था तो एनाइन को तो भूल जाओ। अब आया आपका कैटायन Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, चार्ज सब पे सेम है +1 तो चार्ज का फैक्टर भी गया। मैंने आपसे क्या कहा था? लेटेस्ट एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज बाई साइज। क्या है भाई? चार्ज बाई साइज। चार्ज का फैक्टर चला गया भाई आप लोगों का क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम है। अब आ जाओ साइज पे, सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा। अगर बेटा साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? लेटेस्ट एनर्जी कम, और लेटेस्ट एनर्जी कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैं आपको कोई रटने वाली चीजें नहीं बता रहा, आप सारे क्वेश्चन भाई कॉन्सेप्ट करना, एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ये कोर कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैंने आपको स्टार्टिंग पोर्शन में दिया है। अब मैंने अगला क्वेश्चन जज किया तो यार वो भी सेम था, मोनो एटॉमिक कैटायन मोनो एटॉमिक एनायन। Be पे चार्ज कैसा आएगा? +2, O पे 2 माइनस, Mg +2 2 माइनस, Ca +2 2 माइनस बेटा, Sr2 +2 माइनस और बेटा Ba2 +2 माइनस। मैंने गौर से देखा यार सब पे चार्ज सेम है, एनाइन सबका सेम भूल जाओ। अब कैटाइन सबके अलग अलग पर चार्ज सब पे सेम। और मैंने कहा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जज होती है अगर मोनो एटॉमिक कैटाइन और मोनो एटॉमिक एनाइन हो तो लेटेस्ट एनर्जी से। इसका मतलब चार्ज सब पर सेम। अब आ जाओ साइज पे, मुझे पता चला सारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, टॉप टू बॉटम आने पर बेटा साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी कम हुई तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बेटा डिक्रीज करेगी। अब मैंने सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड ले लिए, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हाइड्राइड। सब पे चार्ज बेटा कैसा? +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। हाइड्राइड सब में सेम है, एनायनिक पार्ट छोड़ो, कैटायनिक पार्ट लगाओ, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, सब पे प्लस प्लस प्लस, चार्ज सेम है। अगेन साइड से जाऊंगा, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब मैं आपका अगले क्वेश्चन पे आया, आप लोग गौर से देखो, मैंने क्वेश्चन पूरा मिक्स दिया। इस क्वेश्चन में एक क्या था आपका पॉली एटॉमिक कैटाइन और मोनो एटॉमिक एनाइन, एक मैंने आपको दिया मोनो एटॉमिक कैटाइन मोनो एटॉमिक एनाइन, एक मैंने आपको दिया Al2+, ये भी क्या हो गया पॉली एटॉमिक कैटाइन पॉली एटॉमिक एनाइन। SiO2 जस्ट सिंपल लिख दिया है। सिलिकॉन के ऑक्साइड आप लोग डिटेल में पढ़ोगे जब मैं आपको ग्रुप 14 एलिमेंट पढ़ाऊंगा आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में, सिलिकॉन के ऑक्साइड। अब यार इसमें आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए हो भैया इसमें तो कुछ मोनो एटॉमिक कैटाइन और मोनो एटॉमिक एनाइन भी हैं और कुछ भैया इसमें पॉली एटॉमिक कैटाइन पॉली एटॉमिक एनाइन है, तो अब मैं इसको कैसे करूंगा? आप आओ, अब भी इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। आप लोग गौर से देखो, अगर मैं इस पे चार्ज लिखूं तो सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1, 2 सोडियम मिला के बेटा कितना हो गया +2, ऑक्सीजन पे कितना आया -2, मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, Al पे बेटा चार्ज 3+ होता है, एक एल्यूमिनियम पे, और ऑक्सीजन पे कितना होता है -2।
अब आओ आप सिलिकॉन पे, ऑक्सीजन पे तो अगेन -2, पर इस सिलिकॉन पे बैठेगा बेटा चार्ज प्लस का 4। आप लोग गौर से देखो, मैंने देखा यार जितने भी एनाइन थे सारे एनाइन पर चार्ज सेम था, तो एनाइन को कर दो बाहर, एनाइन को क्या कर दो, एनाइन को कर दो बाहर। अब मैंने देखा ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ना वो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, इसका मतलब इनका चार्ज भी बेटा क्या ऑलमोस्ट सेम, चार्ज भी ऑलमोस्ट सेम। अब मैंने गौर से देखा यार इसमें तो मिक्स है, अब मैं भैया कैसे लगाऊं, चलो मिक्स है तो मिक्स में 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं ना जो पॉलीएटॉमिक कैटायन और पॉलीएटॉमिक एनायन पे जा रहे हैं। इसका मतलब अगर पॉलीएटॉमिक कैटायन और पॉलीएटॉमिक एनायन पे जा रहे हैं तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी जज होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन से। मैंने आपसे कहा था ये जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज ऑफ कैटायन। कि चार्ज ऑफ कैटायन बेटा जिसका जितना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा। आप लोग गौर से देखो इन सब में कैटाइंस में चार्ज सबसे ज्यादा किसका, सिलिकॉन का। इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर बेटा सबसे ज्यादा सिलिकॉन की, जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। इसका मतलब अगर कोई मुझसे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो। क्यों, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल का चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज अगर कैटायन का चार्ज बढ़ता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो आप किससे करोगे, इस वाले से करोगे। जब भी आपको मिक्स क्वेश्चन आएगा आप बेटा कोशिश करना सेकंड वाले तरीके से जाने की, पॉली एटॉमिक कैटायन और एनायन वाले केस से जाने की, ठीक है। क्योंकि आप उसमें किसी एक के बारे में ऐसे नहीं सोच सकते कि इसको तो मैं अब लेटेस्ट एनर्जी से, क्योंकि इसको लेटेस्ट एनर्जी से कंपेयर करोगे तो किससे कंपेयर करोगे, बाकी तो कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं। तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व करोगे। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था बेटा, बहुत बेहतरीन सुपर क्वेश्चन था कि जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज बढ़ा उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगेन सारे बच्चों वाले क्वेश्चन एक एक मोनोएटॉमिक कैटायन मोनोएटॉमिक एनायन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग और से देखो लिथियम प्लस फ्लोरीन माइनस, लिथियम प्लस क्लोरीन माइनस, लिथियम प्लस ब्रोमीन माइनस और बेटा लिथियम प्लस आयोडीन माइनस। अब आप लोग एक चीज देखो गौर से, इस बार मैंने चेंज किया, मोनोएटॉमिक कैटायन और मोनोएटॉमिक एनायन में अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी जज करते हो तो लैटिस एनर्जी से जज होती है। अब मैंने कैटायन सारे सेम कर दिए, लिथियम प्लस लिथियम प्लस लिथियम प्लस लिथियम प्लस। अब की बार मैंने चेंज किया एनायन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेटेस्ट एनर्जी लेता है चार्ज वाइज साइज। अब चार्ज किसी का भी हो, चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन का हो, साइज किसी का भी हो चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन का हो। मैंने कहा कैटायन तो सब सेम है, एनायन पहले हो, सारे एनायन पर चार्ज सेम, पहली बार चार्ज सेम, सब पे -1 -1 -1। साइज सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है 70 के। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, लेटेस्ट एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आ जाओ कार्बोनेट पे, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट में मैंने आपसे कहा थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। गौर से देखो मोनोएटॉमिक कैटायन है पर एनायन कैसा है बेटा, पॉलीएटॉमिक। मतलब अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो सेकंड वाला केस है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा इसी से ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब कैटायन पे आ जाओ, बेरिलियम पे चार्ज +2, मैग्नीशियम पे चार्ज +2, कैल्शियम पे चार्ज +2, स्ट्रोंशियम पे चार्ज +2। क्योंकि एनायनिक पार्ट तो सब में सेम है, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस बेटा CO3 2 माइनस। अब मैंने गौर से देखा कि एनायन तो सबका सेम है, छोड़ो, थर्मल स्टेबिलिटी जज होगी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन से। सब कैटायन का चार्ज सेम है बेटा कैटायन में, तो इसका मतलब मैंने इसके नीचे एक चीज और लिखी थी, क्या, साइज ऑफ कैटायन। कि भाई साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर। सारे एक ही ग्रुप के मेटल के कैटायन हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा इन सबका साइज बढ़ेगा। अगर टॉप टू बॉटम जाने पर सबका साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर घटेगी क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है थर्मल स्टेबिलिटी सर, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा ये होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। पहला ऐसा रिलेशन तुम्हें मिला है अब तक की इलिस्ट्रेशन में, सारी इलिस्ट्रेशन में टॉप टू बॉटम आने पर देख लो आप लोग, इस वाले को छोड़ के एक्सेप्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 6 सारे के सारे टॉप टू बॉटम आने पर घट रहे थे। क्योंकि ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। और आपको आने के बाद अब कार्बोनेट में ऐसा क्वेश्चन मिला कि टॉप टू बॉटम जाने पर कार्बोनेट्स की बेटा थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा ही एक और अच्छा क्वेश्चन नाइट्रेट वाला,
कि मैंने देखा कि यार मेटल तो मोनो एटॉमिक है पर एनाइन मेरा कैसा है, पॉली एटॉमिक। तो सेकंड वाला केस बन गया मेरा। अगेन थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे ही जज होगी। मैंने देखा लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस और बेटा रुबिडियम प्लस। आप लोग गौर से देखो यार, एनाइन तो सबका सेम है, नाइट्रेट 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 एंड नाइट्रेट। कैटाइन का चार्ज भी सबका सेम है, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन से भी मैं चला गया क्योंकि चार्ज सबका सेम है, तो चार्ज वाला फैक्टर गया। अब आ जाओ साइज वाले फैक्टर पे। टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब अगेन ऑर्डर टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और आपको अगला एक और अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने, सारे के सारे सुपर ऑक्साइड बनाइए आपके, सारे के सारे क्या बना दिए, सुपर ऑक्साइड। कैसे मुझे पता चला ये सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि बेटा इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। आप लोग गौर से देखो, लिथियम कभी भी +1 से ज्यादा नहीं दे सकता। 2 लिथियम है तो कितना दिया, 2+ का। अब 2 ऑक्सीजन है, अगर ये 2+ का तो 100% इन दोनों पे -2 आया होगा, 2 ऑक्सीजन पे, तो एक ऑक्सीजन को कितना मिला होगा, -1। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो बेटा ये होता है सुपर ऑक्साइड। अगर आप लोग सारी चीजें पढ़ना चाहते हो तो लो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो आप इसको बोलते हो ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -का बना रहा है तो बेटा आप इसको बोलते हो सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपका -½ आ रहा है, सॉरी बेटा, सॉरी पर ऑक्साइड में क्या लिख रहा हूँ यार, पर ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, पर ऑक्साइड। -1 पर ऑक्साइड। बहुत ज्यादा बोलने का यही डिसएडवांटेज है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। आप सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो। बहुत ज्यादा बोलने से लेक्चर में ऐसा फिनोमेना हो जाता है टीचरों के साथ में कि वो सोचते कुछ हैं और बेटा लिखते कुछ हैं। सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -½ है तो वो क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड होगा। अगर बेटा आपका इसके साथ साथ फ्लोराइड भी बनता है, अगर ऑक्सीजन का +1 है तो बेटा ये फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड। एग्जाम्पल पे O2F2। एक और एग्जाम्पल, ऑक्सीजन +2 भी ऑक्सीजन शो करता है जब ये फॉर्म करता है O2 सिंपल। +1 तब जब O2 और F2। इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया फ्लोरीन, तो अब इसे देना पड़ेगा, तो इस पे कैसा आ गया, +1। सिंपल -1 है तो क्या है आपका, पर ऑक्साइड। सारे पर ऑक्साइड है। पर मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी S ब्लॉक के मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है फर्स्ट ग्रुप की, तो लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम पर ऑक्साइड फॉर्म करता है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और पोटेशियम से नीचे वाले सब सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो प्रैक्टिकली तो ये नहीं बनता है लिथियम का क्या, पर ऑक्साइड, क्योंकि पर ऑक्साइड बनना स्टार्ट होता है बेटा सोडियम से। पर क्वेश्चन है तो हम लोग कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अब किस कैटेगरी में चला गया, क्वेश्चन चला गया पॉली एटॉमिक कैटाइन और बेटा पॉली एटॉमिक एनाइन। इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन से पता चलेगी। सब में कैटाइन पर चार्ज +1 +1 +1 +1 +1, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब में +1 बेटा। अगर सब में +1 तो चार्ज छोड़ो, साइज पे जाओ, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इनवर्सल रिलेशन है, टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। सिंपल सा आखिरी क्वेश्चन, मोनोएटॉमिक कैटाइन और मोनोएटॉमिक एनाइन है। सिंपल सी बात है, सब पे चार्ज बेटा सेम, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, चार्ज सब पे सेम। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इससे जज नहीं होगी, पोलराइजिंग पावर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जज होगी, क्योंकि मोनोएटॉमिक कैटाइन और मोनोएटॉमिक एनाइन है लेटेस्ट एनर्जी से। और लेटेस्ट एनर्जी क्या कहती है, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका साइज कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। टॉप टू बॉटम जाने पर सभी मेटल्स का क्या हो रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि चार्ज सब पे सेम है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा सा टॉपिक था बेटा। मैंने कोशिश करी आप लोगों को डेप्थ में समझाने की, जितनी मेरे पास में पॉसिबल वैरायटी की इलस्ट्रेशन थी, मेरे सारी की सारी इलस्ट्रेशन आप लोगों को कराते हैं। एक बार पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ो, एक बार सारी इलस्ट्रेशन लगाओ। आई होप अगर इस टॉपिक से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप जस्ट 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर लगा दो, और लगाने के बाद आप 100% श्योर हो कि मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, क्योंकि मैंने आपको रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को ऐड करके, इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट ऐड करके पूरा का पूरा टॉपिक अरेंज किया कि आप कैसे यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बता सकते हैं। ऐसा ही एक बड़ा ब्यूटीफुल और प्यारा सा लेक्चर बेटा और बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं हीटिंग ऑफ सॉल्ट। तो बहुत सारे सॉल्ट्स की हीटिंग करो तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, बड़ा पॉपुलर वैरायटी का टॉपिक है ये पूरा का पूरा। और इससे रिसेंटली ईयर में एमए बीटेक और बीएससी में मैंने देखा है क्वेश्चंस आए हैं बेटा। तो अगली आने वाली वीडियो में आपको एक इस टॉपिक पर भी मैं आपको एक वीडियो डिलीवर करूंगा, और इसके बाद एक वीडियो बेटा मैं आपको और डिलीवर करूंगा सॉल्युबिलिटी पर।
आई होप बेटा आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, अगर बेटा आपकी प्रिपरेशन खराब चल रही है या आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मुझे एमए बीटेक की प्रिपरेशन कर पा रहा हूँ या बीएससी कर पा रहा हूँ, मैं आप लोगों से कहूँगा हम लोग बेटा ऑनलाइन केवल आप जैसे बच्चों के लिए ही बैठे हुए हैं कि वो बच्चे बेटा जिनको गाइडेंस की जरूरत है, कंटेंट की जरूरत है और एक ऐसे मेंटर की जरूरत है जो है ना जीरो से हीरो तक बेटा तैयार करे, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है बेटा, उसको फिल कर दो। मैं या मेरी टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी और आपसे हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अपने पास में जोड़ लें। बहुत सारे बच्चे यार ऑल ओवर द इंडिया, कम से कम 40 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास में बच्चा पढ़ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका भी सपना है बेटा एमए में पढ़ने का तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस।